हाँ जी। चैप्टर चल रहा जी अपना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के अंदर मैंने आपको कहा कि इस टाइप के बेसिकली 5 टाइप में आप कैटेगराइज कर सकते हो सवालों को। जो प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं उनको 5 टाइप में बांट सकते हैं। ठीक है। कुछ तो इस टाइप के होते हैं, इन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज करना है, इन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना, ये वाला अपन ने पोर्शन कर लिया। बाय विद में क्या फ़र्क है, इन इनटू में क्या फ़र्क है, ऑन टू में क्या फ़र्क है, ओवर अबो में क्या फ़र्क है, इस टाइप वाला ये पोर्शन भी अपन ने कर लिया। ऐसे कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट ये वाला पोर्शन भी अपन ने कर लिया। आज अपन इस पोर्शन को देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनके साथ जैसे आप प्रीपोजिशन चेंज करते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है, या उल्टा कहें कि जब आपको एक मीनिंग देना हो तो ये प्रीपोजिशन आएगी, दूसरा मीनिंग देना हो तो ये प्रीपोजिशन आएगी। ऐसा भी समझ सकते हो। एक ही बात है, या तो ये कह लो कि जैसे जैसे उनके साथ प्रीपोजिशन चेंज होती है उनका यूसेज बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। या ऐसा कह लो कि जैसे जैसे मीनिंग में चेंज चाहिए होता है, हमें दूसरा यूज चाहिए होता है, तो प्रीपोजिशन दूसरी लगती। कभी इस शब्द के साथ ऑफ लगेगा, कभी इसके साथ इन लगेगा, कभी इसके साथ फॉर लगेगा। और जैसे जैसे आप ये प्रीपोजिशन बदल रहे हैं इसका यूसेज और मीनिंग बदलता जा रहा है। आज अपन इस पोर्शन को देखेंगे। ठीक है जी। एक चीज मुझे बताना, क्या ये क्लास गलती से सिलेक्शन बैच 3 में भी लग गई है क्या? एक बार मुझे बताओगे, क्या ये क्लास गलती से सिलेक्शन बैच 3 में भी लग गई है क्या? क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट पढ़ के एक दो बच्चों से लग रहा है कि ये सिलेक्शन बैच 3 के हैं। क्या ये जो क्लास है ये भी सिलेक्शन बैच 3 में भी दिख रही है क्या? ये गलती से लग गई है बच्चे, भी हटवा देता हूं मैं इसको। ठीक है, आप क्लास लीव कर दीजिए। सिलेक्शन बैच 1 और 2 की क्लास है, आपकी 19 से ही शुरू होगी। जो बोला था आपकी 19 से ही शुरू होगी और बिल्कुल बेसिक से ही शुरू होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्लास जो है सिलेक्शन बैच 1 और 2 की है। ठीक है, मैं बोलता हूं उनको। टेंशन मत लो भाई, सिलेक्शन बैच 3 वालों, आपको जो बोला था 19 तारीख से आपकी क्लास बिल्कुल बेसिक से ही शुरू होंगी। ठीक है। 4 में भी लगी हुई है क्या? कोई सिलेक्शन बैच 4 वाला भी है क्या? बताना जरा, ये सिलेक्शन बैच 4 में भी लग गई है क्या ये क्लास? कोई सिलेक्शन बैच 4 वाला भी है? चलो एक बार फिर से, ये क्लास बच्चे सिलेक्शन बैच 1 और 2 के लिए ही है। सिलेक्शन बैच 3 वालों, गलती से आपके बैच में क्लास लग गई है, वो भी मैंने हटाने को बोल दिया, हट जाएगी। ठीक है, आप इस क्लास को लीव कर दीजिए, यहां से कोई मतलब नहीं है। टाइम वेस्ट करोगे आप अपना, सुन के कोई समझ में ना आएगा, बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, आप अपना इस क्लास को लीव कर दीजिए, आपके बैच से ये क्लास अभी हट जाएगी 4-5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है जी। हाँ जी। तो 1 और 2 वाले भाई, चैप्टर चल रहा था अपना प्रीपोजिशन। कुछ वर्ब के बाद
प्रीपोजिशन लगती है, कुछ के बार नहीं लगती है, पोर्शन हम कर चुके हैं। कुछ बेसिक प्रीपोजिशन के बीच में कंफ्यूजन जो होती है उस पोर्शन को हमने कर लिया है, मिसलिनियस वाले को कर लिया है। आज अपन ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें बेसिकली वही है, बोरिंग पोर्शन है। अच्छा, डाई के साथ ऑफ कब आता है, इन कब आता है, फॉर कब आता है, ठीक है जी। आओ जरा, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि ये ऐसा पोर्शन है जो टीचर के कराने लायक काम नहीं है, ठीक है। अब अभी आपको समझ में आएगी ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें मेरे एक्सप्लेन करने वाला कुछ है ही नहीं। ये मीनिंग देना हो तो ये लगाना, ये मीनिंग देना हो तो ये लगाना, सिंपल मीनिंग बेस्ड प्रीपोजिशन का चेंज है, ठीक है जी। लेकिन फिर वही बात, दिक्कत ये है कि अगर मैं ये कह दूंगा ये पीडीएफ से पढ़ लेना, फिर तुम कहोगे अले चल वो वाले मैडम वो वाली शर्त तो प्रीपोजिशन की 5 क्लास लेते हैं, 6 क्लास लेते हैं, आपने 3 ही क्लास लिया है। वो वाले भी तो बच्चे हैं ना हमारी क्लास में 2-4, तो उनके चक्कर में ये सब भी हमें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आइए जरा, पहला एक, जैसी आपको स्लाइड दिखेगी ऊपर जो लिखा हुआ है उसके बेस पे पहले आप अपने आप भर लेना, ताकि एक बार आपका माइंड ट्रेन होगा, फिर मैं बोलूंगा मैं भर के दिखाऊंगा, फिर सेकंड टाइम रिवीजन हो जाएगी, क्लास में ही 2-2 बार अपन करते चलेंगे, ठीक है। ऊपर जो लिखा हुआ है उसके बेस पे आप सेंटेंस को पढ़ोगे, मीनिंग निकालोगे। पहला अटेम्प्ट आप ले लो, आपका दिमाग एक बार अपने आप से याद करेगा उसको, फिर मैं बोलूंगा वो सेकंड टाइम याद हो जाएगा, ठीक। एक रिवीजन आप थर्ड मार दोगे तो ये बोरिंग पोर्शन भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। करो ट्राई। हाँ जी, वी टुक लीव डैश द ऑफिस फॉर अ वीक, ठीक। नेक्स्ट है जी, वी टुक लीव डैश द होस्ट आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर। तो यहाँ पे ऑफिस से क्या, ऑफिस को बाय बोलोगे कि ऑफिस से कोई परमिशन लिया आपने, अनुमति ली छुट्टी की। वी टुक लीव फ्रॉम द ऑफिस लिखना पड़ेगा आपको, यहां फ्रॉम डालना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे होता ना अलविदा कहना, होस्ट को अलविदा कहना, जी अच्छा जी हम निकलते हैं, उसके लिए भी लीव वर्ब का आप यूज लेते हो। उस केस में क्या आएगा जी, लीव ऑफ। वी टुक लीव ऑफ द होस्ट आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर, पार्टी खत्म करने के बाद हमने होस्ट को बाय कह दिया, अलविदा कह दिया। फिर बता रहा हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कुछ सर ऐसा कर देंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। ये सिंपल बेसिक बात है, ये मीनिंग देना हो तो ये प्रीपोजिशन आती है, ये मीनिंग देना हो तो ये प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। हालांकि मेरे कराने लायक काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन फिर वही जैसा आपको बताया मजबूरी, उसको भी अपन फायदे में बदलेंगे अपना। जैसे ही सेंटेंस देखे पहले आप अपना दिमाग चलाओ, अच्छा ये लिखा हो तो शायद ये भरना है, ये लिखा हो तो शायद ये भरना है। एक एक अटेम्प्ट आपका माइंड लेगा, फिर मैं बताऊंगा तो चीज पक्की हो जाएगी, तीसरी रिवीजन मार दी तो और पक्की हो जाएगी। करो ट्राई, जैसे स्लाइड दिखे मुझे बोलना ना पड़े, मीनिंग निकाल के अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं बताऊंगा, ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहेगा। हाँ जी, डिक्लाइन के साथ ऑफ तब लगाना है जब कोई चीज बिल्कुल खत्म हो जाए, डिक्लाइन के साथ इन तब लगाना है जब किसी चीज में गिरावट आए, ठीक है। वट कॉज द डिक्लाइन डैश मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न एम्पायर में कुछ कमी आएगी कि मॉडर्न एम्पायर खत्म होने का कारण पूछोगे। वी हैव नोटिस नो डिक्लाइन क्राइम इन द सिटी, हमने हमने कोई डिक्लाइन नहीं देखा शहर में क्राइम। कभी किसी शहर का क्राइम बिल्कुल जीरो हो सकता है क्या, गिरावट की बात कर रहा होगा, यहाँ पे अंत की बात कर रहा होगा और यहाँ पे गिरावट की बात कर रहा होगा, हाँ क्या ना। तो अगर डिक्रीज की बात होती है, कुछ पहले से कमी की बात होती है तो डिक्लाइन इन, और पूरी तरह से खत्म होने की बात होती है तो डिक्लाइन ऑफ।
हाँ जी। डिवाइड के साथ इनटू तब आता है जब किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की बात होती है, मतलब फ्रैक्शन। कहने का मतलब, अच्छा 2 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया, है ना, 1/2 कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 में बांट दिया। और लोगों के बीच में बांटने की बात होती है तो बिटवीन या अमंग आएगा, 2 लोग होंगे तो बिटवीन आएगा, 2 से ज्यादा होंगे तो अमंग आएगा। तो दे हैव डिवाइडेड ऑल द मनी, उन्होंने सारा का सारा पैसा 5 बराबर भागों में बांट लिया। फ्रैक्शन बनाने की बात हो रही, फ्रैक्शन बनाने की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। अच्छा, उन्होंने सारा पैसा उनके दोस्तों में बांट दिया। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द मनी डैश देयर फ्रेंड, उनके दोस्तों के बीच में बांट दिया। अब यहाँ पे ऐसा कोई हिंट तो है नहीं कि 2 लिखा हो, तो अपन अमंग की तरफ चले जाएंगे, अमंग देयर फ्रेंड्स। दीपक भाई की बात है, देखो सर आपने हेयर कलर किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेपर में आएगी ना तेरे, ना। अभी तो पूछ रहा है हेयर कलर किया है कि नहीं, फिर पूछेगा कौन सी कंपनी का किया है, फिर पूछेगा कौन से नाई से बाल कटाते हो। पढ़ लेना, वो नकलियों के सम्राट। पक्का तो सिलेक्शन बैच 3 का है 100%। 1 और 2 वाले तो इस लेवल तक पहुंच गए हैं, यहाँ इतने चैप्टर मेरे साथ बिता लिए, उनको पता है ऐसी नौटंकी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो पक्का सिलेक्शन बैच 3 का होगा। तेरी क्लास शुरू होने दे, तेरे को भी इंसान बनाएंगे, टेंशन ना ले। हाँ जी। मेड के साथ ऑफ आता है जब आप फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हो, किस चीज की शेप बदल दी, है ना। मेड फ्रॉम तब आता है जब केमिकल चेंज की बात करते हो। आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, केमिकल चेंज, अगर दूध से दही बन गई तो उसमें केमिकल चेंज आ सकता है, आ चुका है, अब वो वापस दूध नहीं बन पाएगा, है ना। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये जो बोर्ड है ये लकड़ी का बना हुआ है, ये जो बोर्ड है लकड़ी का बना हुआ है, क्या इसमें आपने कोई केमिकल चेंजेस किए कि लकड़ी थी उसको बोर्ड की शेप का काटा बस और रिप्रेजेंट कर दी। क्या इसमें आपने कोई केमिकल चेंजेस किए वुड की, मतलब जो वुड का स्ट्रक्चर है ना, वुड की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसमें कोई केमिकल चेंजेस है, नहीं, आपने खाली शेप का चेंज किया, फिजिकल चेंज किया। तो मेड ऑफ। ब्रेड जो है वीट की बनती है। अब अगर आपने वीट से, गेहूं से ब्रेड बना ली, वापस वीट बना दोगे क्या, उसमें केमिकल चेंज आ जाता है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, फ्रॉम लगाना पड़ेगा। हाँ जी। डाई के साथ इन लगाएं जब एक्सीडेंट, किसी घटना की बात हो रही हो, किसी इंसिडेंट की बात हो रही हो। डाई के साथ ऑफ लगाएं जब किसी बीमारी की बात हो रही हो। कोई भूख प्यास से मरने के लिए, कोई भूख या प्यास से मर जाए, मतलब बीमारी नहीं है, कोई भूख प्यास से मरे तो ऑफ या फ्रॉम लगाते हैं। किसी पर्पज के लिए कोई जान दे तो डाई 4 आता है। 4 वाला तो वैसे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, 4 का मतलब के लिए होता है, उसने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसने माँ बाप के लिए अपनी जान दे दी, है ना। डाई 4 समबड़ी, किसी के लिए जान देना, डाई 4 समथिंग, किसी चीज के लिए जान देना, ये तो पर्पज बताता है कि ना। तो दंगों में उसकी मौत हो गई, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट की बात हो रही है, इन आ जाएगा। वो भूख से मर गया। अब यहाँ पे ऑफ भी ठीक है और फ्रॉम भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ग्रामर के अकॉर्डिंग तो दोनों ठीक है, ग्रामर के अनुसार तो दोनों ठीक है। ग्रामर कहती है कि आप यहाँ पर ऑफ भी लगा सकते हो और फ्रॉम भी लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ऑफ प्रेफर करना है, एग्जाम में आपको ऑफ ही लगाना है यहाँ भी। चाहे बीमारी की बात हो, चाहे भूख प्यास से मरने की बात हो, आपको एग्जाम में ऑफ ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑफ ही भर रहा हूँ। तो वो जो बंदा है उसकी कैंसर से मौत हो गई, यहाँ पे ऑफ आएगा। आई एम रेडी टू डाई फॉर माई कंट्री, मैं तैयार हूं अपने देश के लिए जान देने के लिए, पर्पस बताना है तो 4 आ जाएगा।
फेमिलियर के साथ विद आता है जब आप किसी चीज से फेमिलियर होते हैं। फेमिलियर के साथ टू आता है जब किसी पर्सन से फेमिलियर होते हैं। ठीक है, हम फेमिलियर नहीं है, हम फेमिलियर नहीं है शहर के तरीकों से। इस शहर में जो जीने के तौर तरीके हैं उनसे हम फेमिलियर नहीं है जी, हमें पता नहीं। ठीक है, कोई चीज है, कोई चीज है तो विद आ जाएगा। वी आर नॉट फेमिलियर, हम फेमिलियर नहीं है, हम जानते नहीं है उसके पेरेंट्स को। ठीक है, परिचित नहीं है उसके पेरेंट्स से। अगर कोई पर्सन है तो टू आ जाएगा। हालांकि हालांकि बहुत बार आपको पर्सन के लिए भी विद लिखा हुआ दिख सकता है, लेकिन वो इनफॉर्मल में होता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं पर्सन के लिए भी। यहां पे अगर आप पर्सन के लिए विद लगाते हो, अगर आप विद लगाते हो किसी पर्सन के लिए, मैं पूरा ही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो यहां पे। अगर आप फेमिलियर विद का यूज करते हो, फेमिलियर विद का यूज करते हो किसी पर्सन के लिए, ठीक है, तो ये चल जाता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। मतलब अगर दोनों चॉइस होंगे टू या विद लगाना, तो आप इसके अंदर अगर पर्सन की बात करो तो टू को प्रेफर करोगे। लेकिन अगर विद लगा हुआ है और सेंटेंस में कोई और एरर है, प्रीपोजिशन का एरर नहीं है, मान लो सेंटेंस लंबा लिखा हुआ है, इसी के अंदर वी आर नॉट फेमिलियर विद हिज पेरेंट्स, और आगे बहुत लंबा सेंटेंस है और उसके अंदर कोई एरर है, तो आप इसको वीक एरर मानकर छोड़ दोगे। ठीक है, ग्रामर तो ये कहती है कि फेमिलियर अगर किसी चीज से फेमिलियर हो तो विद आएगा, पर्सन से फेमिलियर हो तो टू आएगा, लेकिन पर्सन के साथ भी विद चल जाता है इनफॉर्मल में। इसलिए आपको क्या करना है, अगर सेंटेंस में कोई ओवर एरर नहीं है तब तो इसी को मार्क करोगे कि भैया सम्मन के लिए विद लगा दिया आपने। लेकिन अगर कोई और एरर है तो फिर इसको वीक एरर मानकर छोड़ देना है, क्योंकि ये इनफॉर्मल में चल जाता है। मयंक भाई पूछ रहे हैं इन पे क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं यार, ये तो मैं वैसे ही अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ। शौक है मुझे फालतू चीजें पढ़ाने का, इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चे। क्वेश्चन थोड़ी आते हैं इस पे। इन्हीं को बच्चे फिक्स प्रीपोजिशन कह सकते हो, फ्रेजल वर्ब भी इनमें से काफी सारे। फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन लगभग एक सी बात होती है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता उसमें। बस कई बार क्या होता है, फ्रेजल वर्ब के अंदर तो सिर्फ वर्ब की बात होगी ना, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाकर फ्रेजल वर्ब बनाई जाती है। लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन तो किसी एडजेक्टिव के साथ भी होती है, जैसे प्रोन टू, प्रोन कोई वर्ब थोड़ी, प्रोन तो एडजेक्टिव। हाँ कि ना, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, ऐसे करके। मेरी बात आ रही समझ में? लेकिन काफी जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन है। जब आप किसी चीज पर गुस्सा होते हो, जब आप किसी चीज पर गुस्सा होते हो तो एट आता है। अनॉयड, एंग्री, वैक्स, डिस्कस्टेड, सबका मतलब है किसी चीज पर नाराज होना। किसी चीज से गुस्सा हो तो एट आएगा, किसी पर्सन से गुस्सा हो तो विद आएगा। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी परफॉर्मेंस पे बहुत नाराज हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? एट आएगा। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दोस्तों से बहुत नाराज हैं, पर्सन की बात करोगे तो विद आ जाएगा। शाहिद भाई ग्रामर हुई है ना 70%, वो कैब होगी, आरसी हो गया। जब पूरे कोर्स का 70% हो जाए ना, तब टेस्ट वगैरह लगाना शुरू करना। पार्ट फ्रॉम या विद कौन सा कब लगाना है? पार्ट का मतलब होता है अलग होना। अगर किसी व्यक्ति से अलग होने की बात हो रही हो तो फ्रॉम लगाना। अच्छा, किसी चीज से अलग होने की बात हो रही हो तो विद लगाना। तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अलग होना अपने दोस्तों से, तो पर्सन की बात हो रही है तो फ्रॉम आ जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए, टेक पार्ट नहीं, यहाँ पे टू पार्ट आएगा, ये टेक हटाना है भाई। टेक पार्ट तो मतलब किस चीज में सम्मिलित होना होता है। इसको हटा दूंगा मैं, ठीक है, इसको रिमूव कर दूंगा मैं, ये टाइपिंग एरर है। बड़ा मुश्किल होता है किसी से अलग होना अपने पैसे से, अपने पैसे को छोड़ना, पैसे को त्यागना, बड़ा मुश्किल काम है। विद वंस वेल्थ। पार्टेक का मतलब दो होते हैं। एक तो पार्टेक का मतलब होता है हिस्सा लेना किसी खाने पीने की चीज में, ठीक है,
कोई खाने पीने की चीज में हिस्सा लेना, उसके लिए उस मीनिंग में आता है पार्टेक ऑफ। और कोई कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लेने की बात हो रही होगी तो पार्टेक इन। दोनों का मतलब हिस्सा लेने, लेकिन कोई खाने पीने की चीज की अगर बात करोगे तो पार्टेक ऑफ, और किसी कंपटीशन वगैरह की बात करोगे तो पार्टेक इन। तो यहाँ पे ही डिडंट पार्टेक लाइट रिफ्रेशमेंट। वो जो लाइट रिफ्रेशमेंट मिली, वो जो समोसा केला और वो जैसे खेलने वेलने जाते हैं ना, कोई वॉलीबॉल का मैच है तो उस टाइम पे नहीं दे देते कि भैया चलो एक समोसा ले लो, एक केला ले लो। तो वो जो लाइट रिफ्रेशमेंट थी उसमें उसने हिस्सा नहीं लिया, एनुअल फंक्शन में पार्ट नहीं लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। मैं एक बार फिर बता दूं बच्चे, ये जो चीजें हैं ये याद ही करने की चीजें हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई ग्रामर का लॉजिक नहीं है, सिंपल मीनिंग की बात है। ये मीनिंग देना हो तो ये प्रीपोजिशन आएगी, ये मीनिंग देना हो तो ये प्रीपोजिशन आएगी। इसमें मैं कुछ ज्यादा तिलिस्मी करामात नहीं कर सकता हूं। मेरे अकॉर्डिंग तो टीचर के पढ़ाने की चीज ही नहीं है ये। लेकिन दिक्कत ये है, अब किसी न किसी ने, एक तो टीचर ने पढ़ा दिया होगा, फिर तुम मेरे भी वो करोगे, अरे सर वो वाले टीचर ने तो प्रीपोजिशन की इतनी क्लास ली थी, आपने 3 ही क्लास में कचम कजिया। होते हैं 2-4 बालक ऐसे, उनके चक्कर में सब पढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी चुपचाप शीट दे देनी चाहिए, बच्चा अपने आप कर सकता है चीजें। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, करेंगे। सॉरी भाई। थैंक यू आरती जी, थैंक यू। हाँ जी, डील के साथ इन लगाइए जब आप कहना चाहते हो कि हमारा इस चीज का व्यापार है, ठीक है। हम फूड ग्रेन में डील करते हैं, मेडिसिन में डील करते हैं, हम जूतों में डील करते हैं। तो मिस्टर शर्मा डील इन शूज, मिस्टर शर्मा डील्स इन फूड ग्रेन्स, मिस्टर शर्मा डील्स इन मेडिसिन, मतलब उसका उस चीज का व्यापार है। डील इन समथिंग मतलब उस चीज का व्यापार होना, ठीक है जी। अच्छा जी, किसी के साथ बिहेव करना, ही डील्स विद एवरीबडी वेरी पोलाइटली। किसी के साथ कैसा कोई बिहेव करना, व्यवहार करना, तो उसके साथ विद आएगा। मिस्टर शर्मा डजंट नो हाउ टू डील दिस प्रॉब्लम, किसी चीज को टैकल करना, डील विद दिस प्रॉब्लम। और बांटना, प्रॉफिट जो था वो बांट दिया गया इन्वेस्टर्स के बीच में, तो उसके लिए वर्ब यूज होती है डील, डेल्ट, ऐसे करके डेल्ट आउट, उसी की सेकंड फॉर्म है। तो बिजनेस की बात होगी तो डील इन, ऐसे ही किसी के साथ बिहेव करना या टैकल करने की बात होगी तो डील विद, बांटने की बात होगी तो डील आउट। मैंने नोट्स भी परचेज करे हैं, बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू अर्नब भाई। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम कम दे रहा हूं तो 2-5-7 सेकंड ज्यादा दे देता हूं। पढ़ पा रहे हो ना सारे सेंटेंसेस, जैसा मैंने बोला, जैसी स्लाइड दिखे ना पहले आप भरो। एक एक स्टेप आपका माइंड लेगा, फिर एक बार मैं बताऊंगा तो याद रहने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर किसी को लग रहा है कि मैं पूरे सेंटेंस पढ़ ही नहीं पाता, पहले ही बताना शुरू कर देता हूं, तो मैं 5-7 सेकंड और दे देता हूं आपको। हाँ जी, सफर के साथ फॉर आएगा जब आप ये वाला मीनिंग देना चाहते हो कि तू अपने कर्मों का फल भुगतेगा, तू अपनी गलती का फल भुगतेगा, तो उसमें आता है सफर के साथ फॉर। अगर कोई लॉस वर्ड लिखा हो कि उसको नुकसान हुआ, है ना, अगर सफर के बाद लॉस वर्ड लिखा हो तो फिर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, यानी तब ये ट्रांजिटिव की तरह से काम करेगी, ही सफर्ड अ हैवी लॉस, है ना। अच्छा जी, कोई बीमारी वगैरह से ग्रसित होना तो उसके लिए आता है सफर फ्रॉम। अच्छा, इल के साथ वेद आता है, अक्सर ये सफर और इल में कंफ्यूजन होती है, इसीलिए यहां पे साथ में ही लिख दिया। आओ जरा देखने की कोशिश करो। उसने अपनी गलतियों के लिए सफर किया, उसने जो गलत काम किए थे उसकी वजह से उसने सफर किया, सफर फॉर। उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ बिजनेस में, यहां पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। फीवर एंड कोल्ड, वो सफर कर रहा फीवर और कोल्ड से, और वो बीमार है फीवर और कोल्ड से,
ठीक है, दोनों के साथ फीवर एंड कोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है, बस सफर के साथ फ्रॉम आता है और इल के साथ विद आता है। किसी बीमारी वगैरह से ग्रसित होना तो सफर के साथ फ्रॉम, और इल के साथ विद, कि वो इस चीज की वजह से बीमार है। सफर फ्रॉम इल विद, सफर फ्रॉम इल विद। जो भी बच्चे तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। और हर क्लास में दो तीन बच्चे ऐसे जरूर आते हैं जो बोलते हैं कि मेरा ना बैकलॉग बहुत हो गया, मेरा बैकलॉग बहुत हो गया। यही तो डिफरेंस है बच्चे उन बच्चों में जिनका सिलेक्शन होगा और जिनका नहीं होगा उनमें। जोश से तो सारी शुरुआत करते हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लो, हर बैच के अंदर शुरू की 10-15 क्लास के अंदर मैक्सिमम बच्चे आ रहे होते हैं। फिर धीरे 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 छूटने लगती हैं चीजें। कभी किसी सब्जेक्ट की क्लास छूट गई, कभी किसी सब्जेक्ट की क्लास छूट गई। फिर रोज अपने लिए नए नए बहाने और नए नए आप प्रोमिस बनाना शुरू कर देते हो। अरे यार ये वाली छुट्टी आएगी ना, इसमें कर दूंगा। अरे यार, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है। फिर इतनी सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना कि अच्छा उसकी क्लास भी देखनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, छूटता हुआ चला जाता है। ये सबके साथ होता है ना। उनके साथ नहीं होता जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। वो अपना भैया रोज के उतने घंटे डिवोट करेंगे, उतना कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जीवन में त्यागनी भी पड़ेंगी। तो यही डिफरेंस है जिनका सिलेक्शन होगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनके बीच में। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बार बैकलॉग हो गई तो अब तो भैया जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार बैकलॉग होगी, दोबारा डेडिकेटेड मैनर में तैयारी शुरू करेंगे, पीछे का पूरा निपटाएंगे, है ना। लेकिन वो डेडिकेशन तो आपको ही लाना पड़ेगा। टीचर तो पढ़ा सकता है, टीचर तो पढ़ा सकता है, बैकलॉग को खत्म करने के लिए जो डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो तो आपको ही लेके आना पड़ेगा ना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वो डेडिकेशन लेके आओ, और कोई शॉर्टकट नहीं है। क्वल विद समवन, किसी पर्सन के साथ लड़ाई हो तो क्वल विद, किसी मुद्दे पे लड़ाई हो तो क्वल ओवर समथिंग। वी शुड नॉट क्वल डैश वन अनदर, हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, क्वल विद आएगा। अच्छा जी, हमें छोटे मोटे मुद्दों पे नहीं लड़ना चाहिए, क्वल ओवर समथिंग। आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हो कि भैया इस चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं, आई एम आंसरेबल फॉर दिस, ये जो बात हुई इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो कोई चीज के लिए फॉर आएगा। अच्छा, आई एम आंसरेबल टू यू नॉट हिम, मैं तेरे प्रति जवाबदेह हूं, मेरी जवाबदेही तेरे को बनती है, इसको नहीं बनती। ये कौन होता है मुझे कुछ कहने वाला। तो किसी पर्सन के प्रति की बात करोगे तो टू आ जाएगा, किसी चीज की बात करोगे तो फोर आ जाएगा। हर कोई आंसरेबल है, हर कोई आंसरेबल है भगवान के प्रति उसके एक्शंस के लिए। हर कोई आंसरेबल है भगवान के प्रति किन चीजों के लिए, जो उसके कर्म है उसके लिए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, मैं जिम्मेदार नहीं हूं इन सब गलतियों के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए। ऑब्लाइज्ड, ग्रेटफुल, थैंकफुल टू,
ऑब्लाइज्ड, ग्रेटफुल, थैंकफुल फॉर, किसी चीज के लिए कृतज्ञ होना, आपके मन में थैंक्स वाली फीलिंग होना। अगर किसी पर्सन के प्रति है तो टू आएगा, किसी चीज के लिए आप थैंकफुल हो तो फोर आएगा। हम वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, हम आपके प्रति बहुत ऑब्लाइज्ड हैं, आपके प्रति बहुत ऑब्लाइज्ड होंगे आपकी मदद के लिए। आप जो मदद करेंगे ना उसके लिए हम आपके कृतज्ञ रहेंगे, ऑब्लाइज्ड रहेंगे। मैं थैंकफुल हूं उसके प्रति, मैं थैंकफुल हूं उसके प्रति उसकी सपोर्ट के लिए, जो उसने सपोर्ट करी मेरी। वैसे तो तुम बोलते हो अमन सर आप बड़े रूड हो, एरोगेंट हो, आपसे बहुत डर लगता है। भाई हिमांशु भाई का देखो तेवर, देख रहे हो, पहले इसने 5-7 बार कमेंट किया, और सर जी क्या हाल है, और सर जी क्या हाल है, तेरी बुआ का लड़का हूं मैं, है भाई, बता ये क्या टोन है। फिर सर मेरा कुछ होगा कि नहीं, मेरा कुछ होगा क्या, नहीं यही हरकतें करता रहेगा तो कुछ नहीं होगा, मूंगफली रेवड़ी की रेडी लगाएगा। अगर यही हरकतें रही तो कुछ नहीं होगा। पढ़ ले मुन्ना पढ़ ले, बिना मतलब सुबह सुबह स्वाद लेने मत आया करो, पढ़ लिया करो। मैरिड के साथ, मैरिड जब वर्ब होती है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। कुणाल मैरिड स्वाति, और स्वाति मैरिड कुणाल, जब ये वर्ब होती है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक। लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह से काम करे तो फिर आपको टू डालना पड़ेगा। जैसे पहला वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको पता चल रहा होगा कि मैरिड वर्ब है। राहुल मैरिड रजनी, रजनी मैरिड राहुल, कोई भी लिखा हो, राहुल मैरिड रजनी, रजनी मैरिड राहुल, इनमें से कोई भी लिखा हो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि मैरिड यहां पर क्या है, मैरिड यहां पर वर्ब है, ठीक है। रजनी इज मैरिड डैश राहुल, रजनी इज मैरिड डैश राहुल। अगर इसके अंदर आप देखोगे रजनी सब्जेक्ट है, ये इज लिंकिंग वर्ब है, और ये मैरिड एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। रजनी मैरिड है इसके साथ, रजनी मैरिड है इसके साथ। आ रही बात समझ। अच्छा जी, तो यहां पे आपको क्या प्रीपोजिशन डालनी पड़ेगी, टू प्रीपोजिशन डालनी पड़ेगी। मैरिड जब वर्ब होता है, सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, अगर मैरिड वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन अगर मैरिड से पहले आपको इज एम आर वाज वर दिख जाए, राहुल इज मैरिड, आई एम मैरिड, शी इज मैरिड, ही वॉज मैरिड, ऐसे दिख जाए तो समझ जाना कि एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, फिर आपको टू प्रीपोजिशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब काफी किताबों में ऐसा लिखा होता है कि लड़की लड़के से शादी करे तो यहां विद आएगा, लड़का लड़की से शादी करे तो टू आएगा, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल फंडा है, अगर ये वर्ब होगी तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, और अगर ये एडजेक्टिव है तो टू प्रीपोजिशन आएगी, विद नहीं आता इसमें, ठीक है। थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू। कंप्राइज का जब मतलब हो कि ये चीज इसके अंदर है, जो होता ना मतलब कंसिस्ट कंटेन कंप्राइज वाला, कि इस चीज में ये चीज है, तो उस केस में कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, कंप्राइज के साथ हम ऑफ नहीं लगाते। लेकिन अगर इसका मतलब किसी चीज में कोई चीज छुपा होना, हिडन इन समथिंग, आएगा मीनिंग समझ में, तब इन आएगा। एक बार पढ़ के देखो जरा, एक बार इसको पढ़ के देखो। तो ये जो टीम है इसमें 15 इंप्लॉइज है, ये जो टीम है इसमें 15 इंप्लॉइज है, तो ये उस चीज का पार्ट है, ये उस चीज का हिस्सा है, तो यहां तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ब्यूटी कंप्राइजेज डैश कैरेक्टर, सुंदरता जो है वो चरित्र में छुपी होती, सुंदरता जो है वो चरित्र में छुपी होती। अब जरा समझने की कोशिश करना, मैं ये कहूं कि टीम जो है वो इनसे मिलके बनी है, ये सब लोग टीम का हिस्सा है, तब तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी। अब ये इसका हिस्सा, ऐसा मीनिंग नहीं देना, ये चीज इसके अंदर छुपी होती, जब ये वाला मीनिंग देना हो तो इन, प्रोवर्ब भी है एक, ठीक है। सुंदरता चरित्र में छुपी होती,
सुंदरता चरित्र में छुपी होती है। सर नोट्स में जो खाली पेज हैं उनका क्या, मतलब उनको कैसे यूज करना है? जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उस चैप्टर की प्रैक्टिस वाली वीडियो देखी है ना, पीडीएफ से पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर वीडियो देखी। हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो चैप्टर में आपको नहीं पढ़ाए गए। कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेंगे, कुछ विचित्र कॉन्सेप्ट लगेंगे, या हो सकता है कॉन्सेप्ट वही है लेकिन सेंटेंस बड़ा आपको मुश्किल लगा, उनको लिखो उस जगह पे। इसलिए तो छोड़े हैं वो 2-3 पेज हर एक चैप्टर के एंड में कि आपको कुछ नया ऐड करना हो उस चैप्टर से संबंधित तो ऐड कर पाओ। कॉमन सेंस की बात थी वैसे ये। कंप्लेन के साथ ऑफ आता है जब आप किसी चीज की कंप्लेन करते हो। किसी व्यक्ति की कंप्लेन करो, किसी के मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करनी तो अगेंस्ट ये अबाउट आता है, और जिसको जाके कंप्लेंट करोगे तो उससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। बच्चों ने कंप्लेन करी पुअर फैसिलिटी की, बच्चों ने कंप्लेन करी पुअर फैसिलिटी की तो ऑफ आएगा। हम सब ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है वार्डन को, हम सब ने कंप्लेंट कर दी है तुम्हारे खिलाफ वार्डन को, तो यहां पे किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हो तो या तो अगेंस्ट लगाओ या अबाउट लगाओ, दोनों चल जाएंगे। किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करोगे तो अगेंस्ट या अबाउट दोनों चल जाएंगे। तो जिसको जाके कंप्लेंट करोगे अथॉरिटी को तो उससे पहले टू आएगा, किसी के समक्ष। थैंक यू वैभव भाई, थैंक यू। लिव्स ऑन, चलो एक बार तुम कर लो, कोई नहीं, 4-5 सेकंड और सही। लिव्स ऑन, कोई चीज खा के जिंदा रहना, कि अच्छा लिव के साथ ऑन कब लगाना, जब किसी फूड की बात हो रही हो कि अच्छा जी वो ये चीज खाकर जिंदा रहता है। लिव बाय, वो तो अपने उसूलों से जीता है, अपने प्रिंसिपल से जीता है। लिव विद इन, अपनी इनकम के अंदर अंदर ही गुजारा करता है, ओवर स्पेंड नहीं करता। तो ही लिव्स फ्रूट्स ओनली, कोई खाने पीने की चीज है। यानी आपने सुना होगा ना, वो फलाने बाबा जी हैं वो सिर्फ फल खाते हैं, फलाने बाबा जी हैं वो सिर्फ हरी मिर्च खाते हैं। पहले इंडिया टुडे नाम से एक, इंडिया टीवी ऐसा कुछ नाम से चैनल होता था, उस पे आता था ये सब। आजकल भी आता होगा, टीवी देखे हुए तो बहुत साल हो गए। तो ही लिव्स ऑन देम, ऑन फ्रूट्स, मतलब वो फ्रूट्स को ही खाता है सिर्फ। ही लिव्स डैश हिज कस्टम्स, अपने जो रिवाज हैं उनके अकॉर्डिंग जीता है वो, बाय हिज कस्टम्स। और अपने जो मीन्स का मतलब क्या था, इनकम रिसोर्सेस, उसके जो इनकम रिसोर्सेज हैं उनके बीच बीच में जीता ही, कहने का मतलब ओवर स्पेंड नहीं करता। हाँ जी, किसी काम को करने में या कह लो कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दी मचाना, जंप टू। और किसी चीज को एक्सेप्ट करने में जल्दी मचाना, जंप एट। पढ़ने समझने की कोशिश करिएगा जरा। ही जम्प्ड डैश द लुक्रेटिव ऑफर, अगर कोई ऑफर, प्रपोजल, डील, अपॉर्चुनिटी की बात हो रही हो तो ही जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी, ही जम्प्ड एट द ऑफर, ही जम्प्ड एट द प्रपोजल। ही जम्प्ड मतलब ऐसी चीज जिसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, डील को एक्सेप्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेगा, ऐसी चीजें जिनको अपनाया जाएगा। ही जम्प्ड एट द डील, ही जम्प्ड एट द ऑफर, ही जम्प्ड एट द प्रपोजल, ही जम्प्ड एट द ऑफर, ऐसी चीजें, इनके लिए क्या आएगा, एट। और
ही जम्प्ड डैश अ रॉन्ग कंक्लूजन एंड रिपेंटेड लेटर। वो एक गलत कंक्लूजन पे पहुंच गया जल्दी से, मतलब उसने मतलब जल्दबाजी में कोई गलत अनुमान लगा लिया, गलत कंक्लूजन निकाल लिया। उसकी गर्लफ्रेंड मान लो किसी लड़के के साथ घूम रही थी, ठीक है। अब उसने क्या सोचा, है तो मुझे चीट कर रही है। उसने फोन करके ये वो तू ऐसी है वैसी है उसको गलत सलत बोला और ब्रेकअप कर लिया। बाद में उसको पता चला कि वो तो उसका कजन था, घूमने आया था बेचारा, नॉर्मल घुमा रही थी वो उसको, ठीक है। तो बाद में उसको पछतावा हुआ, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। जंप टू, किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना। जंप टू, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश, शॉक्ड, अम्यूज। जब आप हैरान हो जाते हो किसी चीज पे, एट आता है। जब कोई पर्सन आपको हैरान कर दे तो बाय आता है। सबका ही मतलब इनका हैरान कर देना है। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये वाला जो मीनिंग है ना, इसमें प्रेफर तो ऐट को ही करना होता, लेकिन ऐट और बाय दोनों चल जाते हैं। मैं इसमें भी एडिट करके डाल दूंगा बाद में, ऐट और बाय दोनों चल जाते हैं। क्योंकि देखो जरा समझने की कोशिश करना, होता तो ऐसा है कि कोई पर्सन जो है वो आपको हैरान करेगा, ये हैरान करने का डूवर होगा। वी वर सरप्राइज्ड बाय द स्टंटमैन, हमें हैरान कर दिया गया स्टंटमैन के द्वारा। पर्सन में तो बाय ही आएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं। पर्सन में तो बाय ही आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है इसके आप दो मीनिंग निकाल सकते हो। हम उसकी हरकतों पे हैरान थे, हम उसके स्टंट्स पे हैरान थे, है ना। हम हैरान थे उसके स्टंट्स पे, ऐसा मीनिंग देना तो एट आएगा। और उसके स्टंट्स ने हमें हैरान कर दिया तो बाय आएगा। तो ये वाले में एट और बाय दोनों आ सकते हैं। ये वाला जो है इसमें एट और बाय दोनों आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की क्या मीनिंग आप देना चाहते हो। अगर कोई बंदा ऐसे बोलना चाहता है, मान लो यहाँ पे स्टंट्स की जगह बिहेवियर लिख दूं मैं, स्टंट से शायद आपको कम समझ में आए, यहाँ पे बिहेवियर लिख दूं। मान लो मैं, हम हैरान थे उसके बिहेवियर पे, वी वर सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। वी वर सरप्राइज्ड एट हिज वेरी अनयूजुअल बिहेवियर। उसका जो बड़ा ही अनयूजुअल बिहेवियर था उस पर हम हैरान थे, और उसके अनयूजुअल बिहेवियर ने हमें हैरान कर दिया। ये मीनिंग देना तो बाय लगाओगे। तो ये वाले के अंदर जब कोई चीज की बात हो रही है तो दोनों ठीक हो सकते हैं, एट भी ठीक हो सकता है, बाय भी ठीक हो सकता है। कोई पर्सन की बात करोगे तो ऑब्वियसली बाय ही ठीक होगा। इसको मैं एडिट कर दूंगा यहां पे। नीरज ना ब्लैंक 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 भेज रहा है चैट के अंदर लगातार, और फिर यही काम एक अमित की आईडी से भी हो रहा है। अगर मैं यहां से चल के वहां गया ना, यहां से चल के 3 कदम मैंने उधर माउस पकड़ लिया, कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, कर लो एक बार, बस एक बार और कर दे। डिसेंट, डिसअग्री, असेंट, असीड, अग्री, कनकर, इन सब का शुरुआत वालों का मतलब है असहमत होना, इसका मतलब है सहमत होना। जब आप किसी पर्सन से सहमत या असहमत होते हो तो आता जी विद। अच्छा, किसी मुद्दे पर सहमत या असहमत होते हो तो ऑन। और किसी चीज पर, खास करके किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाए, किसी चीज को एक्सेप्ट करने की अगर बात होती है कि आई अग्री टू योर डील, मतलब तुम्हारी जो डील है, तुम्हारा जो प्रपोजल है, मैं उससे सहमत हूं। किसी चीज से या किसी चीज को एक्सेप्ट करने में कि भैया हाँ ठीक है, ये चीज मैं एक्सेप्ट करने के लिए, मानने के लिए रेडी हूं, तो उसमें आता है टू। एक बार भरना जरा इसको। अब ये काजल जी का सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, मुझे क्या कहना चाह रही है। अगेंस्ट या अबाउट को रिवर्स कर दो, कोई सा भी लिख सकते हो बच्चे, ये तो बोला मैंने, कोई भी लिख सकते हो। अबाउट अगेंस्ट दोनों ठीक होते हैं। क्या रिवर्स करूं इसमें, क्या रिवर्स करूं बोलो। कि ये कहना चाह रहे हो ऑल ऑफ यू हैव कंप्लेंड टू यू अगेंस्ट द वार्डन, ये कहना चाह रहे हो क्या। हाँ बच्चे, वो भी ठीक हो जाएगा। अगर ये कहना चाह रहे हो तो वो भी ठीक हो जाएगा कि हमने तुम्हें कंप्लेन करी है वार्डन के खिलाफ। लेकिन थोड़ा सोचो ना एक बार, जिसको कंप्लेन करी उसको तो पता ही है, फिर बता क्या रहे हो। सोचो एक बार थोड़ा,
अगर आप टू पहले लिख दोगे और ये बाद में लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा हम सब ने तुझे कंप्लेंट करी है वार्डन के खिलाफ, है ना। या तो ये तब यूज कर सकते हो, मान लो एक बार कंप्लेंट करी, वो सुन ही नहीं रहा, उसने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, हम सब ने तुझे कंप्लेंट करी थी भाई, तूने एक्शन क्यों नहीं लिया, ऐसा मीनिंग देना चाहते हो तो भले ही ऐसा लिख पाओगे कि वी ऑल ऑफ अस हैव कंप्लेंट टू यू अगेंस्ट द वार्डन, वरना तो नहीं, जनरली तो नहीं, जनरली तो ऐसे ही लिखना बेहतर रहेगा। तो आई डोंट अग्री डैश यू, किसी पर्सन से सहमत असहमत होने की बात हो रही है तो विद आएगा। आई डोंट अग्री डैश योर ऑफर, मैं तुम्हारे ऑफर से सहमत नहीं, भाई मैं तुम्हारा ऑफर जो तुमने दिया है उससे सहमत नहीं। आई डिसअग्री डैश और दिस मैटर, किसी पर्सन से अग्री डिसअग्री होने के लिए क्या आता है, विद आता है। मैं उससे डिसअग्री करता हूं इस मुद्दे पे, ऑन दिस मैटर। हाँ जी, जैसा कि बच्चे मैंने आपको पहले बताया, ये प्रीपोजिशन की ऐसी चीजें हैं जो टीचर के पढ़ाने लायक नहीं है चीजें। ये मीनिंग देना हो तो ये प्रीपोजिशन आती है, ये मीनिंग देना हो तो ये प्रीपोजिशन आती है, इसमें मैं क्या बताऊंगा। टीचर तो खाली आपको सेंटेंस, ये भी मतलब मजबूरी है मेरी जो ये सब काम मुझे करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज मैं ऑफलाइन बैच में भी कभी नहीं पढ़ाता था, खाली शीट दे देता था, ठीक। लेकिन आजकल ऑनलाइन का युग ऐसा बन गया है, बच्चा कोर्स करने से ज्यादा ध्यान कंपैरिजन पे ही देता रहता है। फलाने टीचर ने फलाने चैप्टर की कितनी क्लास ली है, उसको इसी चीज से मतलब होता है, इसलिए चीज हमें पढ़ानी पड़ रही, बताना पड़ रहा है, ठीक। चितरंजन भाई पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आओगे तो सब समझ में आएगा, अब आप ढमकोगे बीच में एक महीने बाद तो कैसे समझ आएगा। अगर तुम सिलेक्शन बैच 3 के बच्चे हो तो गलती से लग गई थी ये क्लास आपके बैच में, आपके बैच की क्लास नहीं है ये। हाँ जी, डिफर के साथ विद आएगा जब डिसअग्री करना, मेहनत डिसअग्री करने वाला मीनिंग हो, और किसी से अलग होना, किसी से अलग होना कि ये चीज इससे अलग है, तब फ्रॉम आएगा। और किसी मुद्दे वगैरह के लिए ऑन आता है। एक बार आप अपने आप भरना, इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग घूमेगा, ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, मेरे जो विचार है, मेरा जो ओपिनियन है वो डिफर करता है तुम्हारे वाले से। काफी लोगों को हो सकता है ओपिनियन विचार देख के सहमत असहमत लगाने का मन करे। क्या किसी का विचार दूसरे से सहमत असहमत हो सकता है? मेरा विचार तेरे विचार से असहमत है, को मतलब बनेगा क्या इसका? मेरा जो ओपिनियन है वो तेरे ओपिनियन से अलग है, ये वाला मीनिंग दोगे तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम लगाना पड़ेगा। वो कभी भी अपने भाई से डैश नहीं करता किसी इशू के ऊपर, वो अपने भाई से कभी डैश नहीं करता किसी मुद्दे के ऊपर। किसी मुद्दे की बात होगी तो यहाँ पे सहमत असहमत वाला मीनिंग देना पड़ेगा, तो डिफर्स विद। वो बड़ा डिफर करता है अपने भाई से, वो बड़ा डिफर करता है अपने भाई से, तो यहाँ पे दोनों मीनिंग हो सकते हैं। वो बड़ा असहमत होता है अपने भाई से, वो बड़ा अलग है अपने भाई से, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। लेकिन कोई मुद्दा वगैरह ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा हमें, यहाँ पे ऐसा कोई हिंट तो है नहीं कि मुद्दे की बात करें, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रॉम लगा लेते हैं, वो अपने भाई से बहुत अलग है। ऐसी बात नहीं, यहाँ पे विद ठीक नहीं हो सकता, विद लगाओगे उसका अलग मीनिंग होगा, लेकिन ऐसा कोई हिंट है नहीं, इसलिए मैंने फ्रॉम को प्रेफर कर लिया। आई डिफर डैश यू ऑन दिस मैटर, इस मुद्दे पे मैं तुझसे डिफर करता हूं, इस मुद्दे पे मैं तुझसे असहमत हूं। ऐसा तो मीनिंग दोगे नहीं, इस मुद्दे में मैं तेरे से अलग हूं,
इस मुद्दे पे मैं तेरे से किसी मैटर की बात होगी तो सहमत असहमत वाला मीनिंग आएगा, तो इसका मतलब आई डिफर विद यू। तो प्रियम भाई किसी और से पढ़ के देख लो, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि इंग्लिश से बहुत डर लग रहा है, थर थर कांप रहा हूँ, समझ नहीं आती, तो किसी और से पढ़ के देख लो, या जीवन में किसी और चीज़ की तैयारी करो जिसमें इंग्लिश ना आती हो, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही छोड़ के कोई बिजनेस वगैरह खोल ले। क्या बताऊँ, मैं तो ये बता सकता हूँ, है ना। क्लास में 99 को तो समझ में आ रहा है, तेरे को अकेले को नहीं समझ में आ रहा तो तू कुछ और देखिए, पहले टीचर चेंज कर, हो सकता है मैं अच्छा ना पढ़ाता हूँ, किसी और से पढ़ के देख ले। इसमें इतना भड़क लेने की क्या जरूरत है, चल रहा है जिंदगी में। हाँ जी। रिजल्ट शब्द जब वर्ब की तरह से काम करेगा तो इन आएगा, रिजल्ट शब्द जब नाउन की तरह से काम करेगा तो ऑफ आएगा। जेलसी रिजल्ट्स डैश अनहैप्पीनेस, जेलसी जो होती है बेसिकली वो परिणाम देती है अनहैप्पीनेस के रूप में, तो जेलसी रिजल्ट्स इन अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस और एंजाइटी जो है, अनहैप्पीनेस और एंजाइटी जो है आर द रिजल्ट ऑफ, वो रिजल्ट होते हैं जेलसी का। अनहैप्पीनेस और एंजाइटी जो है वो परिणाम होते हैं जेलसी का। तो यहां पे इसमें रिजल्ट आपका वर्ब था, इसमें रिजल्ट आपका नाउन था, तो अनहैप्पीनेस और एंजाइटी जो है वो रिजल्ट होते हैं इस चीज के, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। हाँ जी। ब्लाइंड के साथ टू आएगा जब कहना चाहते हो कि किसी चीज को लेकर नेग्लिजेंट होना, कि भैया उस चीज के ऊपर उसका ध्यान नहीं। ब्लाइंड के साथ जब इन आएगा जब एक आंख से अंधे होने की बात हो। ब्लाइंड के साथ ऑफ आएगा जब दोनों आंखों से अंधे होने की बात हो। अपने भाई की गलतियों को लेके, अपने भाई की गलतियों को लेके वो अंधा है, यानी उसको नजरअंदाज करता है, लेकिन वो बाद में पक्का पछताएगा। ही इज ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट्स, ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई। एक आंख से अंधे होने की बात होगी तो इन आएगा, दोनों आंखों से अंधे होने की बात होगी तो ऑफ आएगा। हाँ जी। टेस्ट के साथ इन आता जब अपन कहते हैं ना यार तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, म्यूजिक में तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, कपड़ों में तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, किसी चीज में किसी चीज की आदत होना, किसी चीज की अच्छी नॉलेज होना, है ना। और टेस्ट फॉर का मतलब होता है जब आप कोई किस चीज के लिए मतलब कह लो कि डेवलप कर लो, है ना, कोई चीज आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाए। पहले नहीं अच्छी लगती थी लेकिन धीरे धीरे वो चीज आपको अच्छी लगनी शुरू हो गई। जैसे उसका बहुत अच्छा टेस्ट है म्यूजिक में, इसलिए मुझे उसका साथ पसंद है, टेस्ट इन म्यूजिक। जब वो फ्रांस में थी तो उसने टेस्ट डेवलप कर लिया वाइन के लिए। पहले उसको वाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी लेकिन धीरे धीरे उसको अच्छी लगने लग गई।
किसी चीज में आपका टेस्ट अच्छा है, यानी उस चीज में आपकी पसंद अच्छी है, उसका कपड़ों में टेस्ट अच्छा है, उसका म्यूजिक में टेस्ट अच्छा है, उसका मूवीज में टेस्ट अच्छा है, तो इन लगाओगे। कोई चीज जो पहले आपको पसंद नहीं थी, धीरे धीरे आपको चीज पसंद आने लगी, तो टेस्ट फॉर। देखो जरा इसको, कंपेयर जब वर्ब होती है तो विद आता है, कंपेयर जब एडजेक्टिव होता है तो टू आता है। तोड़ो इसको, ट्राई करके बताओ मुझे कहाँ कौन सा आएगा। सब कराऊंगा राहुल भाई, ग्रामर खत्म होने के बाद आरसी शुरू होगा, ठीक है? ये जो क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, सब कराया जाएगा, शांति रखिए बस। हाँ जी। ही ऑलवेज कंपेयर्स हिज परफॉर्मेंस डैश हिज ब्रदर्स। वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है उसके भाई के साथ। वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है उसके भाई की परफॉर्मेंस के साथ। यहाँ पे कंपेयर वर्ब है, तो इसका मतलब आपको विद लगाना पड़ेगा। तुम्हारी अचीवमेंट कुछ नहीं है, तुम्हारी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है उसकी अचीवमेंट के मुकाबले। अगर इस सेंटेंस की बात करोगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये आपका प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव के, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, ये कंपेयर्ड एडजेक्टिव है। और ये बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि आगे एक फ्रेज आ रहा था। अगर आगे कोई एडवर्बियल फ्रेज लिख दिया जाए एडजेक्टिव के लिए तो उसको उठा के बाद में लिखते हैं, याद होगा आपको। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? टू। तुम्हारी अचीवमेंट कुछ नहीं है उसकी अचीवमेंट के कंपैरिजन में। कंपेयर जब वर्ब होगी तो विद आएगा, कंपेयर जब एडजेक्टिव होगा तो टू आएगा। थैंक यू दिनेश भाई। किसी को डांट मारना, चिल्लाना, शाउट एट समबडी। किसी को मदद के लिए बुलाना, शाउट फॉर। उसके पिताजी उस पर चिल्लाए जब उसने वास तोड़ दिया और उसने मदद के लिए बुलाया, तो शाउट फॉर। रीडिंग करो प्रियम कुमार, रीडिंग करो, 2-3 महीने रीडिंग करो ताकि सेंटेंस का मीनिंग निकालना आ जाए, फिर वो क्वेश्चन भी होने लग जाएंगे। प्लीज मेरे से किसी चमत्कार की उम्मीद मत करिए, रीडिंग करिए। सेंटेंस का मीनिंग निकालना नहीं आता इसका मतलब आपको, है ना? 2-3 महीने रीडिंग करो, जैसा स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मैं जैसा सबको पढ़ाता हूँ वैसे ही तेरे को पढ़ाया है। सबको समझ आ रहा है, तेरे को नहीं आ रहा, तेरे से नहीं हो रहे क्वेश्चन, क्यों नहीं हो रहे? तो सोच एक बार, तेरे से सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है, और मीनिंग कैसे निकलेगा? रीडिंग करने से। रीडिंग तो तुझे ही करनी पड़ेगी ना, वो थोड़ी तेरी जगह मैं कर सकता हूं। हाँ जी। चेंज जब वर्ब होगी तो कोई प्रीपोजिशन की तरह से काम, मतलब कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन अगर चेंज वर्ब ही हो लेकिन इसका मतलब रिप्लेस वाला आ जाए, किसी को किसी चीज से रिप्लेस कर देना, ठीक है? किसी को किसी चीज से रिप्लेस कर देना, तो फॉर आएगा। जरा ध्यान से समझना। आई विल चेंज दिस फोन, मैं इस फोन को चेंज करूंगा। मैं इस फोन को चेंज करूंगा तो यहां तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन मैं इस फोन को चेंज करूंगा एक नए फोन से। मैं मान लो ऐसा लिख दूं कि मैं इस शर्ट को चेंज करूंगा एक नई शर्ट से, ठीक है? मैं इस बोर्ड को चेंज करूंगा एक नए बोर्ड से। तो इसमें तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, लेकिन ये वाली जो जगह है कि इस फोन के बदले ये चीज ले आऊंगा, तो फॉर आएगा यहां पे। ही चेंज डैश हिज डेली रूटीन, सॉरी वो यहाँ पे टाइपिंग एरर है भाई, द चेंज आएगा यहाँ पे, डी नहीं आएगा। वो जो चेंज था उसके डेली रूटीन का, वो जो उसके डेली रूटीन का चेंज था, उसने उसकी हेल्थ को अफेक्ट किया।
अच्छा जी, अ चेंज डैश प्लेस कैन इंप्रूव हिज डिग्रेडिंग हेल्थ। अगर आप जगह में चेंज करोगे, अगर आप जगह का बदलाव करोगे तो वो इंप्रूव कर सकता है उसकी डिग्रेडिंग हेल्थ को। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, वो जो बदलाव आया उसके डेली रूटीन में, वो जो बदलाव आया उसके डेली रूटीन में, ये वाला मीनिंग देना हो तो इन लगाएंगे। चेंज ना हो ना, ये डी काट दूंगा मैं। उसके डेली रूटीन में जो बदलाव आया उसके लिए इन आएगा। जगह का बदलाव, अ चेंज ऑफ प्लेस, ये तो आपने फ्रेज सुना होगा। जैसे अभी मान लो कहीं रहता है दिल्ली में, बेचारे के फेफड़े दुख पा रहे हैं, तो अगर उसको हिमाचल वगैरह कहीं ले जाओगे, अ चेंज ऑफ प्लेस जो है, जगह का जो बदलाव है, वो इंप्रूव कर सकता है उसकी डिग्रेडिंग हेल्थ को। थैंक यू श्वेक्षा और सत्यम, थैंक यू भाई, थैंक यू। इसको थोड़ा सोच के, इसको थोड़ा बढ़िया से थोड़ा सोचो क्या लिखा हुआ है, फिर उसके अनुसार लगाना। यही सेम बात सप्लाई वर्ब के लिए है, यही प्रेजेंट वर्ब के लिए है, यही गिफ्ट वर्ब के लिए। आगे आप देखोगे, जब आप किसी को चीज सप्लाई करो, किसी को चीज प्रेजेंट कर दो, किसी को चीज गिफ्ट कर दो, तो अगर आपने लिखा, पहले चीज लिखी और फिर पर्सन लिखा तो टू आएगा। ये तो आपने 50 बार देखा होगा। दे सप्लाइड वेपन्स टू देम, आई गिफ्टेड अ वॉच टू हर, आई प्रेजेंटेड अ वॉच टू हर। पहले चीज लिखी हो फिर पर्सन लिखा हो तो टू आता है। ये वाला स्ट्रक्चर तो आपने सबसे ज्यादा देखा है। लेकिन अगर पहले जिसको कुछ दिया वो लिख दो और बाद में चीज लिख दो, तो यहां पे आपको विद डालना पड़ेगा। चाइना ने पाकिस्तान को वेपन्स दे दिए, चाइना सप्लाइड पाकिस्तान विद वेपन्स लिखना पड़ेगा आपको। ये वाला आपको परेशान करेगा, तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करके ध्यान रखना। स्टार मार्क करके तो क्या ध्यान रखना यार, ये तो मतलब सोचो कि बहुत लिमिटेड सी छांटी है, मेरे ख्याल 40-50 होंगी ज्यादा ज्यादा ही। ये वाले में भी स्टार मार्क करना पड़े तो प्रीपोजिशन की देखो कोई लिमिट तो है नहीं, प्रीपोजिशन की तो कोई लिमिट है नहीं। उनमें से भी बड़े इंपॉर्टेंट छाटे हैं, तो इसमें तो कोई स्टार मार्क की उम्मीद मत करना, ये सारे ही करने हैं, बहुत अच्छे से करने। सेम बात जो भी सप्लाई के लिए बताई वो यहाँ पे। और से परेशान मत होना, चाइना सप्लाइड पाकिस्तान विद वेपन्स फॉर दिस, है ना, कोई पर्पज के लिए। और तो आपको पता ही पर्पज बताने काम आता है। अभी जो आपको 1 मिनट पहले बताया वही चीज है, देखो। अगर आप पहले चीज लिख दो और फिर जिसको आपने दिया पर्सन वो लिख दो कि उसने एक वॉच दी मुझे, तब तो टू आ जाता। ये वाला स्ट्रक्चर तो आपने 50 बार देखा है। लेकिन पहले पर्सन लिख दें और बाद में वो चीज लिख दें, तो माई अंकल प्रेजेंटेड मी विद अ वॉच। इसको पढ़ो। एंट्रस्ट माने होता है बेसिकली किसी को किसी की जिम्मेवारी सौंपना। एंट्रस्ट माने होता है किसी को कोई कोई चीज की या कोई पर्सन की जिम्मेवारी सौंपना। एक बार पढ़ना जरा, ऊपर क्या लिखा हुआ है। थैंक यू तक्षित भाई, थैंक यू। हाँ निखिल भाई, पढ़ते रहो, इसमें पूछना क्या है। पहले प्रियम भाई कह रहा था मेरे आपसे पढ़ के सवाल नहीं हो रहे, अब प्रियम भाई कह रहा है आप बहुत अच्छे टीचर हो इसलिए आपसे पढ़ रहा हूँ। डिसाइड कर ले प्रियम भाई। मैं तो टीचर जैसा हूँ, चल जा रहा काम। तुम भी तो अच्छे स्टूडेंट बनो। क्या ये बात तुम्हें नहीं पता? जब तूने प्रैक्टिस करी तो तेरे को भी समझ में आ रहा होगा ना कि दिक्कत क्या है, कि तेरे से सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा। प्रॉब्लम तुझे पता है ना? तो उस प्रॉब्लम पे काम कर, बजाय कि ये रोते रहने के, सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे। उससे आ जाएगा। जब प्रॉब्लम सच बता, तो वो
अगर मैं अभी बोल दूंगा फिर तुम चिढ़ेगा। माँ कसम खा के कह दे तुझे प्रॉब्लम नहीं पता थी, तुझे प्रॉब्लम पता थी बहुत अच्छे से। वो ऐसी प्रॉब्लम है उसका मेरे पास समाधान नहीं है, रीडिंग तो खुद ही करनी पड़ेगी। पहले ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर सिर्फ ग्रामर पढ़ाता था टीचर, और ग्रामर भी इतनी क्लास नहीं लेता था, बहुत लिमिटेड क्लासेस में कोर्स खत्म कर देता था। फिर धीरे धीरे आया कि वोकैब भी टीचर ही पढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे आया कि आरसी की प्रैक्टिस भी टीचर ही कराएगा, है ना, नोट्स भी टीचर ही बने बनाए देगा। अब धीरे धीरे हो सकता है ये उम्मीद भी लगाने लगे बच्चे कि सर हमारे पास आएंगे, हर बच्चे के साथ घर पे बैठा करेंगे, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करूंगा, हैं सर वहां पे ऐसे ऐसे थप्पड़ ऐसे करके बैठे रहेंगे, जैसे ही मैं कुछ गलत मीनिंग निकालूंगा मुझे पीटेंगे। ये एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है बच्चे लगाने लग जाएं। कोई भरोसा नहीं है, बच्चों की डिमांड पहले इतनी थी, वो इतनी 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 हो चुकी है। बच्चा टीचर से एक्सपेक्टेशन रखता है इतनी, और खुद करना चाहता है इतना भी नहीं। दिक्कत सारी यहां है। ठीक है, हम तो करा रहे हैं जो हमने कराना है, हम तो करा ही देंगे, अब इतना भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जो पका पकाया सामान दे रहे हैं, फोटोनेमोनिक्स वाली वोकैब दे रहे हैं, उसको कंप्लीट करने वाले भी 5% बच्चे होते हैं, और फिर तुम कहते हो सिलेक्शन नहीं होता हमारा। तुम एक बार अपने आस पड़ोस में देखो, बिल्कुल इतना जो सिस्टमेटिक कोर्स है, डिजाइन किया हुआ कोर्स है, टीचर खड़ा होकर पढ़ाता तुम्हें फर्जी फर्जी चीजें भी, है ना, जो तुम्हें खुद कर लेनी चाहिए, वो भी नहीं कर पाते बच्चे। 5% बच्चे भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाते। और हर साल सिलेक्शन होता 2% बच्चों का, जो सीरियस कैंडिडेट है उसमें से, सीरियस में से तो क्या, ओवरऑल में से 2% बच्चों का सिलेक्शन होता है। 5% सिलेबस पूरा करते हैं और 2% का हो जाता है। रेशो देखो तुम, 5%, 100 बच्चे अगर कोचिंग लेंगे तो 100 में से 5 ही पूरा करेंगे सिलेबस, और उसमें से भी 2% का सिलेक्शन हो जाता है। और वो 2% कौन से होते हैं, जो सिलेबस पूरा करने के बाद प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर गए, उनका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ जी, थैंक यू शशांक भाई। एंट्रस्ट पर्सन और थिंग टू बी केयर्ड टू द केयर टेकर। पहले अगर कोई पर्सन या चीज, जो चीज सौंपी गई है वो लिख दें, और फिर केयर टेकर लिख दें, जिसको सौंपी गई है तो टू लिखना। और पहले अगर केयर टेकर लिख दिया और बाद में वो चीज लिख दी जो सौंपी गई है, ये कुछ वैसा ही है। देखो, पहले कोई चीज बाद में पर्सन तो टू आया, पहले पर्सन बाद में चीज तो विद आया, तो कुछ वैसा ही है। जैसे कोई चीज गिफ्ट में दी गई, ऐसे यहां पे इंटरेस्ट का मतलब सौंपना। पहले जो चीज सौंपी गई, केयर टेकर बाद में लिखा तो टू लिखोगे, पहले केयर टेकर लिख दिया जिसको सौंपी गई, बाद में वो चीज लिख दी तो विद लिखोगे। तो कोर्ट ने बॉय को डैश कर दिया अंकल। अब बच्चे की जिम्मेवारी अंकल को मिलेगी कि अंकल की जिम्मेवारी बच्चे को मिलेगी? ज्यादा चांस है कि अंकल को मिलेगी बच्चे की जिम्मेवारी, हाँ कि ना। जैसे माँ बाप का डिवोर्स हो गया या माँ बाप ना रहे, तो उस केस में कोर्ट ने बच्चे की जो केयर टेकिंग की इंटरेस्ट कर दिया, सौंप दिया बच्चे को अंकल को। तो जो चीज या जो पर्सन सौंपा गया पहले वो लिखा, और जिसको सौंपा गया फिर बाद में लिखा, तो टू आ जाएगा। और अंकल को जिम्मेदारी दे दी इसकी, तो यहाँ पे विद आ जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई चीज ऐसे पास कराना तो थ्रो टू, और किसी को कोई चीज ऐसे दे के मारना किसी टारगेट पे, थ्रो एट। शी बिकेम वेरी अनॉयड, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने बोतल दे मारी उसके ऊपर, थ्रो एट। अच्छा, बच्चे को तो फेंक फेंक के मारोगे नहीं, पास करोगे। आंसर जब वर्ब होती है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, लेकिन आंसर जब नाउन होता तो टू प्रीपोजिशन आती है। उसने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया, अब यहाँ पे तो आंसर वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आई। अच्छा, उसके पास कोई जवाब नहीं था मेरे सवालों का, ही हैड नो आंसर्स टू माई क्वेश्चंस। ऑफ माई क्वेश्चंस भी चल जाता है, लेकिन फॉर्मल में टू आता है यहाँ पर। बोलने सुनने में हो सकता है आपको का वाला मीनिंग, उसके पास कोई जवाब नहीं थे मेरे क्वेश्चंस का, है ना। तो
तो यहाँ पे ऑफ लगाने का मन करेगा, लेकिन फॉर्मल में टू आता है बच्चे यहाँ पे। बस कर जा प्रियम भाई, अब क्या कॉफी डेट ही बना देगा इसको? तेरे 10 बार तो रिप्लाई दे दिए मैंने, अब तूने सवाल बदल लिया। हाँ सर मुझे मेरी कमियां पता है, वो कैब से बहुत डर लगता है। क्या कॉफी डेट पे आए हुए हैं क्या हम? टिक जा यार, बस कर जा, कितने कमेंट करेगा, पढ़ा लेने दे। हाँ जी, ही फीड्स डैश फ्रूट ओनली, थोड़ी देर पहले देखा था ना लिव अपन ने, कोई चीज, कोई पर्सन कोई चीज खा के जिंदा रहता है, तो वही वाला फंडा यहाँ पे भी ऑन आएगा। अच्छा जी, फीड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी जब somebody या समथिंग की बात करो, मतलब किसी कुछ खिलाना। एक है खाना और एक है खिलाना। तो यहाँ पे फीड ऑन का मतलब है बेसिकली वो फ्रूट्स खा के जिंदा रहता है, लेकिन ऑब्वियस बात है बंदरों को तो खाएगा नहीं, बंदरों को कुछ खिलाएगा। हाँ के ना? तो अगर कुछ कुछ लोगों को, कोई जीव जंतु को कोई चीज खिलाई जाए, ठीक, या फिर ही फीड्स somebody या समथिंग ऑफ दिस एरिया। समथिंग का बेसिकली यहां पे मतलब है कोई जीव जंतु की बात करना चाह रहा है, कोई पर्सन हो कोई जीव जंतु हो, जब आप उसको कोई चीज खिलाते हो तो उस केस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। वो सबके सब बंदरों को, इस एरिया के सबके सब बंदरों को मंगलवार को खिलाता है। एनामोड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, किसी को देखकर मतलब थोड़ा सा अफेक्शन की फीलिंग आने लग जाना, ठीक है, किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना। तो वो एनामोड हो गया उससे, वो एनामोड हो गया उसकी सिंप्लिसिटी से। हालांकि दोनों ठीक होते हैं, हालांकि दोनों कोई सा भी कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर प्रेफर करने की बात हो, फिर भी अगर दोनों में से प्रेफर करने की बात आ जाए तो इसमें विद कर लेना, इसमें ऑफ कर लेना। फिर बता रहा हूं बच्चे, वैसे दोनों में से कोई सा भी कहीं भी आ सकता है, ये सिर्फ प्रेफरेंस की बात है। इसमें सिर्फ प्रेफरेंस की बात है, हालांकि दोनों में से कोई सा भी कहीं भी लगाया जा सकता है। इस पर एरर नहीं बनना चाहिए मेरे अनुसार। बिलीव के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आती जब आप कहते हो ट्रस्ट करने वाली। आई बिलीव यू, मैं तेरे पे भरोसा करता हूं। शी डजेंट बिलीव मी, वो मुझ पे भरोसा नहीं करती। यू शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट ही सेज, अगर भरोसा करने वाला मीनिंग होता है तो कोई प्रिपोजिशन नहीं आती। कोई चीज लिखी हो, कोई पर्सन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिलीव के साथ इन आता है जब किसी चीज की एग्जिस्टेंस या इफेक्टिवनेस की बात हो। अगर किसी चीज की एग्जिस्टेंस की, वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जैसे समझना मेरी बात, अगर मान लो किसी पर्सन की बात करो या किसी चीज की बात करोगे, आई बिलीव यू, मैं तेरे पे भरोसा करता हूं। आई बिलीव एवरीथिंग दैट यू से, मैं हर उस चीज पर भरोसा करता हूं जो जो कहता है, तब तो कोई प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा है, कोई वो कहता है कि हाँ मैं भगवान पे बिलीव करता हूं, और या कोई बंदा कहे मैं भगवान पे बिलीव नहीं करता, तो क्या कहेगा? आई डोंट बिलीव गॉड, नहीं आई डोंट बिलीव इन गॉड, या आई बिलीव इन गॉड। किसी चीज की एग्जिस्टेंस पर अगर भरोसा करने ना करने की बात हो रही होती है तो इन आता है। मैं भूतों पर यकीन करता हूं नहीं करता, अब ऐसा तो है नहीं भूत इसको आके चार बात बताते हैं। यहाँ पे भरोसा वाला मीनिंग थोड़ी है, हाँ यार भूतों की सारी बातों पर मैं भरोसा करता हूं, वो वाला मीनिंग थोड़ी है। यहाँ पे इनकी एग्जिस्टेंस में बिलीव करता हूं या नहीं करता हूं, वो वाला मीनिंग है, तो इन आएगा। ऐसे किसी चीज की इफेक्टिवनेस, आई डोंट बिलीव इन होम्योपैथी, होम्योपैथी की इफेक्टिवनेस पे बिलीव नहीं करता मैं। किसी चीज की एग्जिस्टेंस या इफेक्टिवनेस की बात आएगी तो इन आएगा। वैसे भरोसा करना वाला मीनिंग आए तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। थैंक यू हर्ष भाई, थैंक यू।
कितने और रह गए? बस थोड़े ही हैं, हो जाएंगे 10-15 मिनट में। जब आप किसी चीज को लेकर शर्मिंदा महसूस करते हो कि यार ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैंने उसके साथ ऐसे बात करी, तो गिल्टी अबाउट। और कोई क्राइम के लिए अगर आप दोषी हो तो गिल्टी ऑफ। देखो जरा, आई फील गिल्टी डैश नॉट ओबेइंग माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की मैंने बात नहीं मानी यार, इसके लिए मुझे थोड़ा शर्मिंदा सा फील हो रहा है। ये कोई क्राइम तो है नहीं कि इसके लिए आपको सजा हो जाएगी 2 साल की। शर्मिंदा मतलब अशेम्ड फील करना, तो अबाउट। अच्छा, वो चोरी करने का, ऑल दोज पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स कर देंगे अपन इसको, टाइपिंग एरर, पेपर्स कर देंगे। उन सब पेपर्स को चोरी करने का वो गिल्टी। तो चोरी चकारी करना तो भैया अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ऑफ आ जाएगा। जब आप किसी चीज को लेकर चिंतित परेशान होते हो तब एंशियस के साथ अबाउट आता है। और जब आप किसी चीज के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हो कि हाँ यार ये चीज जल्दी सी हो जाए, तो एंशियस फॉर आता है। तो सेफ्टी को लेकर वह चिंतित था, उसकी सेफ्टी को लेकर, सेफ्टी जल्दी से हो जाए, ऐसा कोई चीज के आने का तो इंतजार है नहीं, तो यहां पे चिंतित परेशान वाला मीनिंग आ रहा, तो अबाउट आएगा। ही वॉज आना था, ही वॉज एंशियस फॉर यू टू कम, वो तुम्हारे आने का इंतजार करता। वॉज आएगा, वो टाइपिंग एरर ठीक कर दूंगा मैं। वो एंशियस था तुम्हारे आने को लेकर कि तुम कब आओगे, कितनी जल्दी आओगे, एंशियस फॉर। अब इसके साथ ये वाला जो अपना पोर्शन था, ये वाला खत्म होता है। कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, देखो कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट छाटी है कि भैया ये वर्ब है, इसके साथ ये प्रीपोजिशन इस मीनिंग में आती है, ये प्रीपोजिशन इस मीनिंग में आती है, ये प्रीपोजिशन इस मीनिंग में आती है। तो जो इंपॉर्टेंट थी, जो मतलब कह लो कि क्वेश्चंस में ज्यादा नजर आती हैं, एग्जाम में ज्यादा नजर आती हैं, वो आपको क्लास में करा दी। ठीक है। अब फिक्स प्रीपोजिशन पर सवाल कैसा आता है, जो अपनी नेक्स्ट क्लास है फिक्स प्रीपोजिशन की, उस पे सवाल कैसे बनते हैं उसका आपको आइडिया थोड़ा सा एक बार इससे होगा। देखने समझने की कोशिश करिए एक बार, एक ट्राई आप करो फिर मैं कराता हूं। और एक चीज और कर लेते हैं, मेरी बात समझना। ऐसा करते हैं कि अभी ना 2 क्लास लगातार थोड़ी बोरिंग वाली हो गई, क्योंकि उसमें कुछ मेरे बताने का था ही नहीं। ये मीनिंग देना हो तो ये लगाते हैं, ये मीनिंग देना हो तो ये लगाते हैं, ऐसे वाली थी। तो अभी अगर एक और क्लास ऐसी होगी ना, तो बहुत लोगों का कोर्स से मन ही उठ जाएगा, क्योंकि बच्चा ना इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ना पसंद करता है। हालांकि प्रीपोजिशन का वेटेज सबसे ज्यादा है चैप्टर्स के अंदर अगर बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि फिलअप में क्लोज टेस्ट वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होती है। तो एक काम करेंगे, पहले थोड़ा सा एडवांस वर्ब पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में मजा आएगा। बीच में डाल देंगे वो वाली क्लास, मतलब बाद में डाल दूंगा मैं। अभी के लिए एक बार ये मान लो कि प्रीपोजिशन पर एक बार स्टॉप लगा दिया मैंने। अभी फिक्स प्रीपोजिशन वाले टॉपिक की आपकी 1-2 क्लास और होनी है। ठीक है। उसकी मेरी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वही डाल दूंगा। वैसे तो फिर वही बात, ये जबरदस्ती मेरे से पढ़वा पढ़वा के है, उसमें कुछ नहीं बताने वाला, फिर तुम कहोगे बोर हो रहे हो। तो ट्राई करूंगा मैं कि वो वाली जो रिकॉर्डेड वीडियो है वही ऐड करा दूं, लेकिन उसको भी अभी ऐड नहीं कराऊंगा। अभी एडवांस वर्ब पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, बाद में डला दूंगा मैं उसको। ठीक है, आओ जरा। भविष्य भाई, तो हो सकता है ना कि ये दोनों बिल्कुल सिनोनिम हो, कोई डिफरेंस हो ही ना इनमें ज्यादा। इसके बेस पे कोई सवाल आया तो भेज, नहीं तो प्लीज अपना और मेरा समय व्यर्थ ना करें। तेरा कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर एडिक्वेट और सफिशिएंट दोनों ऑप्शन में हो, ऐसा कोई सवाल आया है तो मुझे भेज दिखा, नहीं तो अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कर। वी आर नॉट अपोज्ड, वी आर नॉट अपोज्ड ओवर दिस बिल, स्टिल वी रिक्वेस्ट यू टू रिकंसिडर इट। हम इस बिल के खिलाफ नहीं है, हम इस बिल के खिलाफ नहीं है,
कि फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार इसको रिकंसिडर कर लो। हम वैसे इस बिल के खिलाफ नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार इसको रिकंसिडर कर लो। अब आपने सुन रखा होगा अपोज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है बच्चे टू। अपोज टू समथिंग, किसी चीज के खिलाफ होना, ऐसे सवाल होते हैं फिक्स प्रीपोजिशन वाले सवाल। दे इंसिस्टेड टू गो देयर अलोन बट देयर फादर डिडंट अलाउ देम। उन्होंने इंसिस्ट किया वहां अकेले जाने के लिए, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें अलाउ नहीं किया। इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आती है, इंसिस्ट के साथ कोई इन्फिनेटिव नहीं आता, इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आती है। अब दिक्कत ये कि प्रीपोजिशन आई तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी डालना पड़ेगा, तो यहां पे आपको गो को काट के गोइंग भी करना पड़ेगा, जिरण बनाना पड़ेगा इसको, हाँ के ना। ऑल द प्लेयर्स आर कॉन्फिडेंट टू विन दिस मैच, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है, कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग, कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन आती है जी ऑफ। अब फिर वही दिक्कत कि अगर आपने ऑफ लिख दिया, प्रीपोजिशन लिख दिया, तो फिर आगे तो क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा, तो इस विन को काट के विनिंग भी करना पड़ेगा। ऐसे ही इनको करके दिखाओ जरा। पहले इंग्लिश में 2-3 नंबर आते थे, अब 30-32 आने लग गए आपकी वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं भाई, तू पढ़ रहा है, मैं तो सबको सेम ही पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सबको सेम ही पढ़ा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर रहा है, इसलिए तेरे नंबर आने लग गए। कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं हमारी क्लास में जो सारा दिन यही रोते रहते हैं, सर हो नहीं रहा, सर नंबर नहीं आ रहे, चल वो क्या अब याद नहीं होला, चल ये नहीं हो रहा, वो नहीं होला। वो ऐसे ही करते रहते हैं 2-3 साल। जो मेहनत करते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, टाइम देते हैं अपने जीवन का, उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं, मैं तो सबको सेम ही पढ़ा रहा हूँ ना, जो एफर्ट्स हैं वो आपके। ही वॉज वेरी हैप्पी वेन ही सक्सीडेड टू क्लियर द एग्जाम। वो बड़ा खुश था, वो बड़ा खुश था जब वो सफल हो गया एग्जाम क्लियर करने में। सक्सीडेड इन डूइंग समथिंग, सक्सीड के साथ इन प्रीपोजिशन आती है, सक्सीड के साथ इन प्रीपोजिशन आती है, और प्रीपोजिशन लगा दी तो फिर आगे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो फिर इस क्लियर वर्ब को जिरण भी बनाना पड़ेगा, आपको क्लियरिंग लिखना पड़ेगा। ही इज फॉन्ड, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें, फॉन्ड ऑफ समथिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, किसी पर्सन के ऊपर कोई आरोप लगाना, एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग। सुनने बोलने में आपको मीनिंग वाइज यहाँ पे फॉर बहुत अच्छा लगेगा, है ना, सुनने बोलने में आपको यहाँ पे फॉर बहुत अच्छा लगेगा कि चोरी के लिए उसको एक्यूज किया गया, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन आती है जी ऑफ। एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, किसी पर किसी चीज का आरोप लगाना, एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग। तो इस प्रकार के सवाल बनते हैं आपके फिक्स प्रीपोजिशन के, इस टाइप के सवाल बनते हैं आपके फिक्स प्रीपोजिशन के। फिक्स प्रीपोजिशन की जो क्लास है वो आपकी एडवांस वर्ब टॉपिक के बाद डाल दूंगा मैं, ठीक है, एडवांस वर्ब टॉपिक के बाद फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास डाल दूंगा, ताकि एक साथ इतनी क्लास बोरिंग ना हो जाए बच्चे। ये ऐसी क्लासेस हैं, इनमें टीचर के बताने का कुछ है नहीं। आप सोचो कि अच्छा इसका कोई लॉजिक देंगे कि अपोज्ड के साथ टू क्यों आता है, इंसिस्ट के साथ ऑन क्यों आता है, ऐसे 2-4 वर्ब के लॉजिक निकल सकते हैं, ठीक है। जबरदस्ती आप लोगों को फैन बनाने के लिए कर सकता हूं मैं, 5-7-10 वर्ब के लॉजिक है उनके बता दूं, फिर बाकियों का क्या, तुम तो हर एक का एक्सपेक्ट करोगे, जो कि है नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो काम करने का कोई मतलब नहीं है। अभी 2-3 क्लास थोड़ी सी बोरिंग वाली टाइप की चल गई है प्रीपोजिशन वाली, अगर आगे 2-3 और बोरिंग चल गई तो तुम छोड़ ही दोगे बीच में। तो इससे अच्छा अपन एडवांस वर्ब पढ़ते हैं, और ये वाली जो बोरिंग वाली क्लासेस हैं ये मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है, या फिर एडवांस वर्ब के बाद ले लेंगे, ठीक। चलो जी, इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी भाई, डाल लेंगे जब फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास होगी, उसी के नीचे पीडीएफ में डाल देंगे, है ना। उस क्लास में पढ़ा देंगे 100-150, उसके अलावा जो और भी हैं लगभग 300-400 की आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। इसके साथ अपनी आज की क्लास खत्म होती है, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। और एक बार फिर बता रहा हूं लास्ट में, प्रीपोजिशन की अभी 1-2 क्लास अगर मर्ज करके डाल ली, कंबाइन करके डाल ली, 2 घंटे की, 2.25 घंटे की, तो एक ही क्लास डाल लूंगा, और अगर अलग अलग डाल ली तो 2 क्लास अभी पेंडिंग, ठीक है। अभी एक बार प्रीपोजिशन चैप्टर पे फुल स्टॉप तो नहीं कह लो, कि पॉज लगा के आगे एडवांस वर्ब अगली क्लास से शुरू करेंगे,
ताकि ऐसा बोरिंग बोरिंग लगातार ना हो जाए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें एडवांस और पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन की जो फिक्स प्रीपोजिशन वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा और पढ़ाना है, बोरिंग है इसलिए थोड़ा बाद में पढ़ेंगे।